हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हम EIM स्टार्ट कर चुके हैं। ये EIM का सेकंड लेक्चर होगा। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर पहले उसको देखिए, उसके बाद आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दें कि इस मॉड्यूल में हम एग्ज़ाम से पहले पूरा EIM कवर करेंगे। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। तो देखिए, देखते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क है क्या। तो वह टॉर्क जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग टॉर्क कहलाता है। इसे रिस्टोरिंग टॉर्क या बैलेंस टॉर्क आदि नामों से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, अगर बात करें कि हमारा जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो है क्या, तो अगर बात करें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कंट्रोल करने में जो भी हमारा टॉर्क लगाना पड़ता है हमको, या फिर जो भी हम एडजस्टमेंट करते हैं कंट्रोलिंग के पर्पज से, तो हमने उसको बोल दिया कंट्रोलिंग टॉर्क। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें, अगर कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होगा तो हम सही से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और जब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो वहाँ जो मेजरिंग वैल्यू होगी, जो हमने मेजरमेंट किया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एरर देखने को मिलेगी। ठीक। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है कि यह डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के विपरीत कार्य करता है और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बढ़ने के साथ साथ ही बढ़ता है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। अगर बात करें जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, जो कंट्रोलिंग टॉर्क है, वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के रिवर्स काम करेगा, जस्ट उसके विपरीत दिशा में काम करेगा। जिससे क्या हो कि अगर हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क इस दिशा में अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस दिशा में डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो जो हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क है वो उसकी रिवर्स डायरेक्शन में कंट्रोल करेगा, और इस कारण क्या होगा, जो हमारी पॉइंटर है वो अपनी स्थिर पोजीशन पर, बैलेंस कंडीशन पर, बैलेंस स्थिति में आ जाएगा। ठीक। इस प्रकार यह डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को लिमिट करता है। ठीक फ्रेंड, जो हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क है फ्रेंड्स, वो क्या कर रहा है, हमारी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को लिमिट कर रहा है। ठीक है, या जो डिफ्लेक्शन है उसी को वो लिमिट करने की कोशिश कर रहा है कि जितना वैल्यू एक्यूरेट है उतना ही वो डिफ्लेक्ट हो, उससे ज़्यादा डिफ्लेक्शन ना हो हमारे पॉइंटर में। ठीक। लिमिट करता है रेस्ट पोजीशन या बैलेंस पोजीशन में दोनों टॉर्क, जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है और जो हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क है, वो फ्रेंड्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। अगर इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो क्या होगा कि दोनों की वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी और हमको जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो मिलेगा। अब जब जीरो डिफ्लेक्शन मिलेगा तो हमारा जो पॉइंटर है वो स्थिर रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक। फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, कंट्रोलिंग टॉर्क की अनुपस्थिति में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अनकंट्रोल हो जाता है। फ्रेंड, बिल्कुल सही बात है। अगर बात करें, अगर हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होगा तो हमारा जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है वो अनकंट्रोल हो जाएगा, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वह टॉर्क फ्रेंड्स, अगर बात करें कि हम इसके नेक्स्ट सेकंड डेफिनेशन की, या फिर दूसरी तरह से हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो देखिए, वह टॉर्क जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के पॉइंटर को डिफ्लेक्टिंग पोजीशन से जीरो पोजीशन पर लाने में जिम्मेदार होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क कहलाता है। फ्रेंड्स, अगर बात करें कि हमारा, मान लीजिए ये है पॉइंटर, ये पॉइंटर मूव करके यहाँ पर आ गया फ्रेंड्स, तो जो इसको रिवर्स डायरेक्शन में यहीं पर ला रहा है, इसकी जीरो पोजीशन पर लेके आने में मदद कर रहा है, तो उसी टॉर्क को हमने बोल दिया हमारा वो कंट्रोलिंग टॉर्क है। ठीक। सही रीडिंग प्राप्त करने के लिए कंट्रोलिंग टॉर्क होना आवश्यक है। फ्रेंड्स, अगर बात करें कि हमको सही रीडिंग चाहिए तो हमारा जो कंट्रोलिंग टॉर्क है उसका होना ज़रूरी है। अगर कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होगा तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें एरर बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक। अगर नेक्स्ट की बात करें कि नेक्स्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो जो हमने अभी पढ़ा कि जो हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क है वो इंस्ट्रूमेंट में होना आवश्यक है, जिससे क्या हो कि हम सही से रीडिंग प्राप्त कर सकें। तो अब देखिए, हम देखते हैं कि हमारा जो कंट्रोलिंग टॉर्क है उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन सी विधियों के द्वारा हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर अगर विधि की बात करें तो हमारी यहाँ पर जो कंट्रोलिंग टॉर्क है उसको प्राप्त करने की दो विधियाँ हैं। पहली विधि है हमारी फ्रेंड्स स्प्रिंग कंट्रोल मेथड। सेकंड की बात करें तो सेकंड है हमारी ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। फ्रेंड्स, अगर पहले में बात करें तो फर्स्ट में है हमारी स्प्रिंग के थ्रू हम कंट्रोलिंग करेंगे। स्प्रिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, जो हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क है उसको उत्पन्न करेंगे। नेक्स्ट में फ्रेंड क्या करेंगे, सेकंड वाले में जो हमारा ग्रेविटी कंट्रोल है, तो हम यहाँ पर ग्रेविटी की हेल्प से अपने कंट्रोलिंग टॉर्क को वहाँ पर उत्पन्न करेंगे। ठीक। फ्रेंड्स, अगर पहले की बात करें डिटेल में, फ्रेंड्स जो हमारा आपका जो सामने दिख रहा है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और उसके बाद इस जो हमने पढ़ा कि हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क क्या है, और अब जो थर्ड पोजीशन है, जो थर्ड टॉपिक है, वो है हमारा
स्प्रिंग कंट्रोल मेथड। फ्रेंड्स अगर बात करें कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्प्रिंग कंट्रोल मेथड और ग्रेविटी कंट्रोल मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को आपको मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं स्प्रिंग कंट्रोल मेथड है क्या। फ्रेंड्स अगर बात करें कि जैसे हमने बता दिया जो हमारा स्प्रिंग कंट्रोल मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, जो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज होती है उसकी दो पॉइंटर, जो हमारी स्प्रिंग है उसको यूज़ करते हैं पॉइंटर के ऊपर, जो हमारी स्पिंडल होती है उसके ऊपर उसको लगाते हैं। तो देखिए इस विधि में फॉस्फोरस ब्राउन्ज की दो स्प्रिंग S1 S2 स्पिंडल पर लगे होते हैं। ठीक, दोनों स्प्रिंग स्पिंडल पर विपरीत दिशा में लपेटी जाती हैं। फ्रेंड्स जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो हमारी स्प्रिंग है वो क्या करेगा, हम अगर मान लीजिए ये हमारा स्पिंडल है, ये स्पिंडल है, तो अगर हम एक स्प्रिंग को इस तरह से उस पर माउंट कर रहे हैं तो दूसरे स्प्रिंग को हमको उसके जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में माउंट करना होगा। इससे होगा क्या फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि अगर हमारा पॉइंटर इस दिशा में मूव कर रहा है तो होगा क्या कि एक जो हमारा स्प्रिंग है वो क्लोज होता चला जाएगा, ये वाला क्लोज होगा, बंद होता हुआ चला जाएगा, और दूसरा खुलता हुआ चला जाएगा। इस स्थिति में क्या होगा कि अगर इस स्थिति में हमारा पॉइंटर इधर मूव किया है तो जब ये वाला बंद होता हुआ चला जाएगा और जब हम यहाँ पर इसको फ्री छोड़ देंगे तो क्या करेगा, ये वाला अपने आप खुलना शुरू कर देगा, क्योंकि जब ये इस साइड मूव होगा फ्रेंड्स तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टोर हो जाएगी। जैसे ही हम इसको कांस्टेंट स्थिर बना देंगे, छोड़ देंगे, फ्री कर देंगे इस वाले पॉइंट को या पॉइंटर को, या फिर डिफ्लेक्शन यहाँ फ्री हो जाएगा, तो जो ये हमारी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई थी वो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाएगी और तुरंत ये स्प्रिंग क्या करेगा, अपने खुलने का प्रयास करना शुरू कर देगा और इस डायरेक्शन में खुल जाएगा और ये पॉइंटर हमारा इधर आ जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर। ये तो पहली कंडीशन थी फ्रेंड्स। अगर बात करें सेकेंड कंडीशन पर कि जो हमारा स्पिंडल है या फिर जो हमारा पॉइंटर है, मान लीजिए यहाँ पर डिफ्लेक्ट करके गया, तो होगा क्या कि ये वाला जो स्प्रिंग है वो क्या होगा, हमारा क्लोज होता हुआ चला जाएगा। जब ये क्लोज होगा तो ये ओपन होता हुआ चला जाएगा। अब अगर हम यहाँ डिफ्लेक्शन पॉइंट को अगर हम फ्री कर दें तो क्या होगा कि ये वाला अपनी जो काइनेटिक जो पोटेंशियल एनर्जी को इसने स्टोर कर रखा था वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी और ये वापस मूव करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक, तो फ्रेंड्स अगर इसके हम डेफिनेशन की बात करें या अगर हम बात करें कि हमारा जो स्प्रिंग कांस्टेंट है या फिर कंट्रोल मेथड है वो है क्या, तो इस विधि में फॉस्फर ब्रॉन्ज के दो स्प्रिंग S1 S2 स्पिंडल पर लगे होते हैं। दोनों स्प्रिंग स्पिंडल पर विपरीत दिशा में लपेटी जाती हैं। जैसा बता दिया कि विपरीत दिशा में क्यों लपेटते हैं, विपरीत दिशा में लपेटने का ये मतलब है फ्रेंड कि हम दोनों डायरेक्शन में कंट्रोल कर पाएँ। ठीक, ताकि जब स्प्रिंग ओपन हो तो उसी समय दूसरी स्प्रिंग क्लोज हो जाए। जैसा भी बताया कि एक स्प्रिंग खुलेगा तो दूसरा फ्रेंड्स क्लोज हो जाएगा, जो पॉइंटर को दोनों स्थितियों में आसानी से कंट्रोल कर लेता है। ठीक, जैसे मैंने बता दिया फ्रेंड्स कि कोई भी चाहे हमारा पॉइंटर इधर मूव करके जाए तब भी हमारा एक स्प्रिंग क्या होगा, खुलेगा और एक स्प्रिंग क्लोज होगा। तो जो स्प्रिंग क्लोज होगा वो जब ये फ्री हो जाएगा पॉइंट तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर इसको ले आएगा, और अगर इधर मूव होगा तो दूसरा जो स्प्रिंग है वो वर्क करना शुरू कर देगा और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर इसको ले आएगा। ठीक फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट की बात करें कि नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, तो अगर हम बात करें इसी की, अभी आपने क्या देखा कि जो हमारा पॉइंटर है वो दोनों स्थितियों में काम कर सकता है आसानी से। अगर हम बात करें इसके जो हमारे कंट्रोलिंग टॉर्क है और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो एक दूसरे से कैसे रिलेशन में रखता है, तो फ्रेंड्स अगर बात करें कि जो हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क है वो जो डिफ्लेक्टिंग एंगल है, जो हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क है वो हमारे डिफ्लेक्टिंग एंगल के अनुक्रमानुपाती होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क है वो हमारे एंगल के जितना ज़्यादा एंगल होगा फ्रेंड्स उतना ज़्यादा कंट्रोलिंग टॉर्क वहाँ पर बनेगा। अगर फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम बात करें कि KS क्या है, यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट चिन्ह हटाएंगे तो वहाँ पर हमारा इक्वल टू आ जाएगा, और जैसे ही इक्वल टू आएगा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लग जाएगा। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगेगा इसको हमने बोल दिया कि ये हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर बात करें TC की तो TC हमारा क्या है, कंट्रोलिंग टॉर्क हो गया, और जो हमारा थीटा है वो हमारा डिफ्लेक्टिंग एंगल हो गया, और अगर बात करें KS की तो ये है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक, एक चीज़ अगर नोट्स की बात करें फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अगर बात करें कि हमारा जो बैलेंस कंडीशन है उसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है और जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, मतलब बराबर और विपरीत होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। जैसे आपने इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि जो हमारी बैलेंस कंडीशन है उस बैलेंस कंडीशन में जो हमारे कंट्रोलिंग टॉर्क है और जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। इक्वल एंड अपोजिट होने का यही मीनिंग है कि अगर दोनों की वैल्यू बराबर होगी और दोनों की वैल्यू विपरीत होगी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमको वहाँ पर ज़ीरो डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। ठीक,
फ्रेंड्स अगर बात करें इसके जो हमारा चित्र है उसके माध्यम से कैसे हम इसको समझेंगे, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अगर इसके डायग्राम के थ्रू देखें कि हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए अगर बात करें हम कि ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है स्पिंडल। फ्रेंड्स ये हमारा स्पिंडल हो गया और ये वाला हमारा फ्रेंड्स पॉइंटर है। ठीक, अगर इसकी बात करें ये हमारा स्केल हो गया फ्रेंड्स। और अब देखिए यहाँ पर हमने अभी बताया कि हम इसमें 2 स्प्रिंग लगाएंगे। फ्रेंड्स पहला स्प्रिंग ये है S1, लिख लीजिएगा S1, और ये है S2। फ्रेंड्स अगर दोनों स्प्रिंग की बात करें, पहले वाले की और दूसरे वाले की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दोनों स्प्रिंग की जो पोजीशन है वो एक दूसरे से विपरीत है। अगर हमारा पहला वाला S1 जो स्प्रिंग है वो इस दिशा में माउंट है, तो दूसरा वाला देखिए उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि फ्रेंड्स अगर जो पॉइंटर है हमारा वो इधर मूव करेगा, सपोज दैट कि पॉइंटर यहाँ पर मूव करे, पॉइंटर में यहाँ पर डिफ्लेक्शन हो, जैसे ही यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न होगा और जो पॉइंटर है वो इस पोजीशन पर यहाँ पर आ गया हमारा, जब इस पोजीशन पर आ गया तो होगा क्या फ्रेंड्स, जो हमारा ऊपर वाला स्प्रिंग है वो ओपन हो जाएगा और जो नीचे वाला सेकंड वाला है वो हमारा क्लोज होता हुआ चला जाएगा। अब जब क्लोज होगा तो मान लीजिए हमने रीडिंग ले ली, उसके बाद हमने जो सप्लाई है उसको बंद कर दिया या फिर हमको इस वाले पॉइंट को फ्री कर दिया, तो क्या होगा कि ये वाला हमारा जो टॉर्क, ये वाला जो स्प्रिंग है वो ओपन होना शुरू हो जाएगा। और जब ओपन होना शुरू हो जाएगा तो हमारा जो जो हमारा पॉइंटर है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक, अगर नेक्स्ट की बात करें सेकंड वाला कैसे वर्क करेगा फ्रेंड्स, तो सेकंड वाला क्या करेगा, अगर मान लीजिए जो हमारा स्पिंडल है वो, मान लीजिए जो हमारा पॉइंटर है वो इस दिशा में मूव करे, जब इस दिशा में मूव करेगा तो हमारा पहला वाला S1 क्या करेगा, वो क्लोज होता हुआ चला जाएगा और S2 जो है स्प्रिंग वो ओपन होता हुआ चला जाएगा। इस स्थिति में क्या होगा कि जब इसका पाठ्यांक कंप्लीट हो जाएगा या फिर हम इसको जब फ्री कर देंगे तो ये ओपन होना शुरू हो जाएगा जो क्लोज हुआ था, और अपनी इसकी ओरिजिनल पोजीशन पर इसको वापस ले आएगा। ठीक फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट मेथड की बात करें कि नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है, तो नेक्स्ट मेथड है हमारा ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। फ्रेंड्स अगर बात करें यहाँ पर हम कैसे कंट्रोलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ग्रेविटी के थ्रू कंट्रोल करेंगे। अगर बात करें ग्रेविटी की फ्रेंड्स, जैसा इससे पहले आप देख चुके हैं कि जो कंट्रोलिंग टॉर्क है उसको, अगर हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात करें तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए हमको कंट्रोलिंग टॉर्क की आवश्यकता होगी। अब कंट्रोलिंग टॉर्क के 2 मेथड है। पहला मेथड तो आप पढ़ चुके हैं कि स्प्रिंग कंट्रोल मेथड। अब सेकेंड की अगर बात करें तो सेकेंड है हमारा ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। अगर ग्रेविटी कंट्रोल मेथड की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम जो वेट है उसके माध्यम से कंट्रोलिंग टॉर्क को प्रोवाइड कराएंगे या फिर उत्पन्न करेंगे। ठीक, इस मेथड में 2 एडजस्टमेंट वेट लगे होते हैं। फ्रेंड्स अगर बात करें हम कि हमारे जो ग्रेविटी कंट्रोल मेथड है इसमें 2 एडजस्टेबल हमारे वेट लगे होंगे स्पिंडल के ऊपर। ठीक, दोनों वेट एक दूसरे से लंबवत होंगे, 90 डिग्री के एक दूसरे से फेस डिफरेंस पर होंगे। फ्रेंड्स अगर 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री में हमारा जो लास्ट रिलेशन है वो हमारा जो हमारा एडजस्टमेंट है या फिर जो हमारी डिस्टेंस है, डिफ्लेक्टिंग डिस्टेंस है, वो हमारे साइन के इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब जितना ज़्यादा यहाँ पर आपने बोल दिया कि 90 डिग्री पर होगा, तो 90 डिग्री पर होगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो डिफ्लेक्शन है वो यूनिटी आने की कोशिश करेगा। तो अभी हम इसका डेरिवेशन करेंगे तब अच्छे से समझ आ जाएगा फ्रेंड्स। तो आगे देखिए, एक दूसरे से लंबवत होते हैं। ठीक है, अगर लंबवत की बात करें तो लंबवत का मतलब क्या है, 90 डिग्री पर होंगे। ठीक, एक वेट को कंट्रोलिंग वेट तथा दूसरे वेट को जो हमारा है उसको वैलेंस वेट कहते हैं। फ्रेंड्स अगर बात करें इसको, अगर हम पोजीशन की बात करें तो सपोज दैट कि ये है हमारा कोई एक पॉइंटर, ये हमारा पॉइंटर है फ्रेंड्स। और अगर हम बात करें पॉइंटर पर कैसे लगे हुए होंगे, तो इस टाइप से लगे हुए होंगे। यहाँ पर होगा हमारा कंट्रोल, यहाँ पर होगा हमारा कंट्रोलिंग वेट और यहाँ पर ये वाला हमारा होगा वैलेंस वेट और ये वाला होगा हमारा कंट्रोलिंग वेट। ठीक है, अब दोनों क्या करेंगे, दोनों जैसे ही जब इसका पाठ्यांक शुरू होगा, जब ये इधर मूव करेगा तो ये वाला जो बैलेंस वाला है वो नीचे मूव कर जाएगा, कंट्रोलिंग बैलेंस वाला। अब जब बैलेंस वाला नीचे मूव कर जाएगा तो कंट्रोल, जैसे ही ये वाला पोर्शन फ्री होगा तुरंत ये क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। और जब ये ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया तो इसका डिफ्लेक्शन जो है वो नल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहना चाह रहा है, देखिए कंट्रोलिंग वेट के द्वारा ऑपरेटिंग फोर्स को कंट्रोल किया जाता है। फ्रेंड्स अगर बात करें दोनों अलग अलग का काम, दोनों जो वेट हैं उनका अलग अलग कार्य है। तो पहले का कार्य क्या है, अगर कंट्रोलिंग वेट की बात करें फ्रेंड्स, तो जो ऑपरेटिंग फोर्स है उसको कंट्रोल करता है, इसके द्वारा हम करते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, नेक्स्ट वाला वेट जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर है लगा हुआ, उससे क्या हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो बैलेंस वेट के द्वारा तथा वैलेंस वेट के द्वारा
पॉइंटर के भार को बैलेंस किया जाता है, ठीक है। अगर बात करें फ्रेंड्स, जैसा मैंने अभी फिगर में आपको लिखकर बताया कि जो हमारा बैलेंस पॉइंट है या फिर जो हमारा बैलेंस वेट है वो पॉइंटर के भार को बैलेंस करेगा, और जो हमारा कंट्रोलिंग वेट है वो हमारे ऑपरेटिंग फोर्स को कंट्रोल करने का कार्य करेगा, ठीक। नेक्स्ट अगर इसके सर्किट डायग्राम के थ्रू समझे तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि अभी देखा कि हमारा जो पॉइंटर है वो क्या कर रहा है, इसमें ये वाला बैलेंस है और यहाँ पर हमारा कंट्रोलिंग वेट है, ठीक। अगर बात करें इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री होगा फ्रेंड्स। अगर 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री यहाँ पर हमारा जो TC है, कंट्रोलिंग टॉर्क है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा, ठीक। साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसके कारण अगर हम जो थीटा की वैल्यू है तो थीटा की वैल्यू या फिर साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 90 डिग्री पर मिलेगी। इसी कारण हमने इसको 90 डिग्री पर एडजस्टमेंट किया है इसका, ठीक। फ्रेंड्स अगर बात करें दोनों की तो दोनों का वर्क क्या है। अगर बात करें पहले वाले का तो बैलेंस जो वेट है वो क्या कर रहा है, वो हमारे पॉइंटर को बैलेंस करने का काम कर रहा है, ठीक। अगर बात करें कंट्रोलिंग का तो कंट्रोलिंग क्या कर रहा है, कंट्रोलिंग टॉर्क उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि मान लीजिए अगर हमारा पॉइंटर मूव करके इधर आ जाए तो जो हमारा कंट्रोलिंग वेट है वो क्या करेगा, वो भी मूव कर जाएगा, इधर आ जाएगा, और जब ये मूव करेगा तो यहाँ पर हमारे जो कंट्रोलिंग टॉर्क है उसकी कंट्रोलिंग वेट है उसका पोजीशन यहाँ पर, और जो हमारा बैलेंस वेट है उसका पोजीशन यहाँ पर होगा फ्रेंड्स। और जैसे ही ये वाला पोर्शन फ्री हो जाएगा तुरंत वो हमारा जो कंट्रोलिंग वेट है वो मूव करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर यहाँ पर आ जाएगा, और जो हमारा पॉइंटर है वो अपनी 0 पोजीशन पर वापस आ जाएगा, ठीक। फ्रेंड्स अगर इसके डेरिवेशन की बात करें, इसके वर्किंग की बात करें तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा इसका, तो देखिए इसके हम डेरिवेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो फ्रेंड्स जैसा इससे पहले आपको बता दिया कि जो हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क है वो हमारे साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर बात करें साइन थीटा, अगर यहाँ पर हमारा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटेगा, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर आ जाएगा, जिसको हमने बोल दिया KG या फिर WL। फ्रेंड्स अगर बात करें KG की तो यहाँ पर हमारा होगा स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड ये है हमारा ग्रेविटी एक्सेलरेशन, ठीक। अगर बात करें हिंदी में तो ये हमारा होता है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक। अगर बात करें हम जहाँ पर हमारा क्या है फ्रेंड्स कि जो हमारा TC है वो हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क हो गया, और जो हमारा W है वो कंट्रोलिंग वेट हो गया। अगर हम L की बात करें तो L है हमारी डिस्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग वेट फ्रॉम रोटेशन एक्सिस, जिस एक्सिस के थ्रू ये रोटेट हुआ है उस रोटेशन एक्सिस की ये हमारी डिस्टेंस है कंट्रोलिंग वेट की, ठीक है फ्रेंड्स अगर बात करें कि हमारा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो है क्या, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारा होगा TD इक्वल टू KL, ठीक। इसको हमने इक्वेशन 1 बना लिया फ्रेंड्स, इसको हमने इक्वेशन 2 बना लिया। अगर हम बात करें वैलेंस कंडीशन की तो वैलेंस कंडीशन में हमारा जो TC है वो TD के इक्वल हो जाएगा फ्रेंड्स। जैसे ही TC TD के इक्वल हो जाएगा तुरंत हमने क्या किया, दोनों की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, और जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर अगर हम L की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो L की वैल्यू हमको देखने को मिलेगी स्मॉल g साइन थीटा अपॉन कैपिटल K। फ्रेंड्स अगर बात करें इस वाली पोजीशन की तो यहाँ पर हमारा ये है, इसको हमने मान लिया कांस्टेंट, तो हमने जैसे ही इसको कांस्टेंट माना तो प्रोपोर्शनल का एक चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा, और L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा, साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स अगर बात करें कि जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है और जो हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क है तो वो है क्या, तो आप आई थिंक इससे आप काफ़ी कुछ जान चुके होंगे। तो फ्रेंड्स अगर बात करें कि हमारा जो कंट्रोलिंग टॉर्क है उसके क्या एप्लीकेशन, क्या एडवांटेजेस हैं, तो पहला एडवांटेजेस देखते हैं इसका क्या है। फ्रेंड्स अगर एडवांटेज की बात करें तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, हमारा इस वाले मेथड के थ्रू जो हमारा ग्रेविटी कंट्रोल मेथड है इसकी जो कॉस्ट है वो कम है फ्रेंड्स, ठीक। पहला तो पॉइंट यही है कि इसकी कॉस्ट कम है फ्रेंड्स। अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड है इसका टेम्परेचर का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ने वाला है फ्रेंड्स। इसका जो टेम्परेचर वेरिएंस है उसका कोई अंतर नहीं, इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा इस पर। और थर्ड की बात करें तो लंबे समय तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर इससे पहले वाले की बात करें जो हमारा स्प्रिंग कंट्रोल था तो उस कंडीशन में क्या था कि हमारे जो स्प्रिंग थे उनकी जो कैपेसिटी थी वो टाइम के साथ कम हो जाती थी, और जब कम हो जाएगी तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी या फिर जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इतनी नहीं बन पाती थी, और जिस कारण वहाँ पर जो एरर है वो ज़्यादा देखने को मिलती थी। इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, इसको हम लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं और इसमें बहुत कम एरर देखने को मिलेगी या फिर बिल्कुल एरर देखने को नहीं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है इसका डिसएडवांटेज। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो पहला डिसएडवांटेज क्या होगा इसका, पहला डिसएडवांटेज है फ्रेंड इसका स्केल यूनिफॉर्म होता है फ्रेंड्स। अगर बात करें यूनिफॉर्म नहीं होता है फ्रेंड्स। अगर बात करें हम इसके स्केल की तो जो स्केल है वो यूनिफॉर्म नहीं है, जबकि अगर बात करें स्पिंडल वाले की, स्प्रिंग कांस्टेंट वाले की,
तो स्प्रिंग कंट्रोल मेथड वाले का हमारा जो स्केल था वो यूनिफॉर्म होता था। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, तो जैसा यहाँ आपने बता दिया कि जो हमारा, जैसा इससे पहले मैंने आपको बताया कि फ्रेंड्स अगर यहाँ पर हमारे स्पिंडल है तो स्पिंडल पर क्या थे, जो कंट्रोलिंग टॉर्क और जो बैलेंस टॉर्क था वो उन दोनों के बीच का वेट था, उन दोनों के बीच का जो एंगल था वो 90 डिग्री था। फ्रेंड्स अगर 90 डिग्री एंगल है इन दोनों के बीच का, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम इसको वर्टिकल ही पोजीशन पर यूज़ कर पाएंगे। अगर हॉरिजेंटल की बात करें तो हॉरिजेंटल पोजीशन पर यूज़ हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो इसका सेकंड सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि हम इसे वर्टिकल पोजीशन में ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट इसका क्या है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है इसकी जो एरर है फ्रेंड्स, इस मेथड में हमारी जो एरर है फ्रेंड्स, थर्ड दिख नहीं रहा है, आप लिख लीजिएगा। थर्ड अगर की बात करें थर्ड वाले में, तो थर्ड वाले में इसकी जो रीडिंग हम लेते हैं तो उन रीडिंग में एरर बहुत ज़्यादा आती है। जबकि अगर बात करें ग्रेविटी वाले की, जो हमारा स्प्रिंग है, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड है, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड के कंपैरिजन में हमारा जो ग्रेविटी कंट्रोल मेथड है, इसमें जो एरर है वो ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, ये रहा आपका आज का सेशन। फ्रेंड्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।